अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 93 पार्ट बी स्टार्ट किया जी हमने। ये थोड़ी सी बात हमने की थी जी IFRS 16 और IS 12 को मिक्स करने की। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज नंबर 295 नहीं है, वॉल्यूम 1। वसीम को भी बुलाएं ज़रा, सिबिल के आता है ना तो मैं कॉपी करा देता हूँ, ठीक है? वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्वेश्चन सामने ही है, हो जाएगा। मंगवा दूँ हैं इसका यार? पेज नंबर 295 ज़रा बुक का जो है ना वो तो कॉपी कर लो बच्चों के लिए। वॉल्यूम 2 नहीं लाए, वॉल्यूम 1 नहीं लाए। अच्छा जी, ऑन 1 जनवरी 2022 रिक्वायरमेंट है रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाएं NLL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 22 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन दैट डेट। ऑन 1 जनवरी 22 साल का पहला दिन है। नमल लीजिंग लिमिटेड लीज्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू हाली जी। तो नमल लेसर है, ठीक है? डिटेल्स क्या हैं? द नॉन कैंसलेबल लीज टर्म इज 5 years, ड्यूरिंग विच एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 60 इज पेएबल बाय HL इन एरियर। तो 5 साल लीज है और 60 मिलियन क्या है जी? इंस्टॉलमेंट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 16%, NL इनकर्ड एन IDC ऑफ 4 मिलियन। अब ये IDC ऑफ लेसर है, ठीक है? एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट एट एंड ऑफ लीज इज 125 मिलियन, जिसमें से 90 मिलियन हैज बीन गारंटीड बाय HL। तो अगर 125 टोटल है रेजिडुअल वैल्यू, यूं लिखा करते थे ना हम, रेजिडुअल वैल्यू याद भी है? तो इसमें से लेसी गारंटी करे तो वो गारंटीड ही होती है, ऐसे ही है ना? तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 90। तो फिर बैलेंसिंग UGRV आ गया, $35। ठीक है? अच्छा, अब जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल NLL's प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब यहाँ से ना काम गड़बड़ हो जाता है। ये पॉइंट्स के बाद ये नॉर्मल लेसर वाला सवाल नहीं रह जाता लीज का, बल्कि IS 12 इसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है? प्रॉफिट फॉर द ईयर है 90 मिलियन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है? मतलब जो बाकी होंगी। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है और टैक्स अथॉरिटीज हर लीज को ऑपरेटिंग कहते हैं। अब ये तो बात की बात है ना, पहले हम ये तो देखें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल, क्या लीज टर्म के एंड पे लेसी को ये एसेट मुफ्त में मिल जाना है? क्या लीज टर्म के एंड पे कोई परचेज ऑप्शन गिवन है कि जो वो पे करके लेसी एसेट ले लेगा? उल्टा गारंटी रेजुअल वैल्यू है, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है। क्या लीज टर्म कितनी है? क्या लीज टर्म कितनी है जी? 5 साल। क्या लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही है? अब सवाल में कहीं पे इकोनॉमिक लाइफ गिवन है? गिवन है। रेजुअल वैल्यू भी उसने बताई है एट द एंड ऑफ लीज। तो मेरे ख्याल में तो फिर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि हम ये कह लें कि ये 5 साल ही है। चलो ठीक है, आप कहते हो जी अभी नहीं पता लग रहा, हम इसको रोक देते हैं, पता नहीं जी, चले टेस्ट 3 का पता नहीं। चलो फिर, क्या PV ऑफ LP पेन दूसरा कहाँ गया भैया? भाई ये पेन तो चेंज करके रख दिया आपने, दूसरा पेन कहाँ है? कौन सवाल था ये? अच्छा जी,
ये मर्जी से लिखता है 5 बटा, आप कह रहे हैं जी फिलहाल पता नहीं, चले। नंबर 4, क्या पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के सब्सटेंशली इक्वल है। अब फेयर वैल्यू कितनी है, अब ये भी हमें पता नहीं है, सही गड़बड़े हैं, पर शायद फेयर वैल्यू निकल सकती है। फेयर वैल्यू कैसे निकला करती है, 2 तरीके हैं इस सवाल के अंदर फेयर वैल्यू निकालने के। या तो आप पहली एंट्री करेंगे लीज, अगर 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 ये फाइनेंस लीज बन जाती है तो पहली एंट्री करेंगे तो लीज रिसीवेबल डेबिट करते होते थे, फिर पीपीई क्रेडिट करते थे, और हाँ जी कैश आईडीसी वाला क्रेडिट। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट पे डेबिट और ये फेयर वैल्यू पे क्रेडिट। तो अगर ये हमें मिल जाए सवाल में तो फिर ये भी गिवन है, तो ये फिर आप बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। ऐसी होती थी ना कुछ, क्या ख्याल है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। भाई कह रहे हैं जी आप ये ना करें, आप ये कर लें, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, वो एक फॉर्मूला होता था ना जी हमारा, ठीक है। और वो फॉर्मूला था जी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। लेकिन सब बातों के लिए मेरे ख्याल में वर्किंग 1 हमें करनी ही पड़ेगी। फेयर वैल्यू मुझे नहीं पता, आईडीसी मुझे पता है, आईडीसी ऑफ लेसर मुझे पता है कितनी, 4 मिलियन। अब ये मिल जाए, इम्प्लिसिट रेट भी गिवन है, लीज पेमेंट्स भी गिवन है, तो यहाँ से भी आप दोनों तरह से निकाल के देख लेंगे, आंसर तो सेम ही होगा, ठीक है, सही है ना। तो ये वर्किंग एक करनी पड़ेगी हमें। ओके नाउ, अब इसका मतलब लेकिन इस सारी बात के बाद जब उसने ये कहना है ना ये तो आखिर में एक अजीब सी चवल फिर टैक्स वालों के लिए हमें मारनी पड़ेगी कि जो कॉस्ट निकली है उस कॉस्ट में फिर आईडीसी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे पीपीई के लिए हम ऐड किया करते हैं। तो देखेंगे इंशाल्लाह, ये छोटे छोटे 2 मसाइल हैं, ठीक है जी। चलें अब अपनी वर्किंग करते हैं शुरू, क्योंकि अभी हमारा सवाल ही रुक गया है, हमारा सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। ये तो चलो नो है। अब इन 2 सवालों में से जब तक सारे सवाल नो ना हो जाएं कंफर्म, तब तक तो हम डिसाइड कुछ कर नहीं सकते। तो वर्किंग 1 हमारी हमेशा की तरह से डीलर लेसर नहीं है, सादा है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी, क्या होती थी जी, लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, ऐसा ही है, लीज पेमेंट्स प्लस, लाल से लिखते थे लेकिन टाइम ज़ाया होता है, अब नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना, प्लस यूजीआरवी। अब लीज पेमेंट्स में होती थी डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस जीआरवी, ठीक है। सवाल में कोई डाउन पेमेंट याद आ रहा है, लीज रिवीजन भी चल रही है ना, सवाल में कोई डाउन पेमेंट है नहीं, लीज टर्म है 5 साल और लीज रेंटल है तो 60 × 5 जमा 90, लीज पेमेंट आ गई, और 35 क्या आ गया, यूजीआरवी, ठीक है। तो बोले 60 × 5 प्लस 90 प्लस 35, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या आ गई जी, तो ये मिलियन में चल रहा है ना काम, रुपीज इन मिलियन ही फिर चलाओ जी, बोलो 425 मिलियन, ठीक है। अब नए सिरे से रिवीजन शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब नेट इन्वेस्टमेंट होती थी पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, अलग अलग, ठीक है। तो पीवी ऑफ एलपी से ही हमने टेस्ट लगाना होता है, ये हमें वैसे ही अलग चाहिए, और पीवी ऑफ यूजीआरवी वैसे तो अलग नहीं चाहिए होती, अनलेस के वो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो, लेकिन बहरहाल टेस्ट के लिए तो इसको अलग रखना ही होता है ना, पीवी ऑफ एलपी को। अब डिस्काउंट रेट सवाल के अंदर एक ही गिवन है, कोई टेंशन नहीं, कितना इम्प्लिसिट रेट कितना है, लेसर है ना, सादा लेसर कौन सा रेट यूज करता है, याद है कुछ रेट की डिस्कशन, रेट डिस्कशन ये थी कि लेसर निकालता है इम्प्लिसिट रेट, और फिर वो यूज भी वही करता है, सादा लेसर इम्प्लिसिट रेट। लेसी भी लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट यूज करता है अगर उसको पता हो कि ये रेट क्या है, ठीक है। लेकिन अगर ना पता हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, जबकि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हायर ऑफ मार्केट रेट और
इम्प्लिसिट रेट, याद आया। अब ये कौन सा लेसर है? सादा। तो सादा लेसर कौन सा रेट यूज करेगा? तो 16%। ठीक है जी, 16% पे कराओ जरा। 60 के सारे एरियर में कराए थे, ठीक है। तो 60 इंटू एनविटी का फार्मूला लगाओ, 1 माइनस 1.16% है। कितने कराए? 5 डिवाइडेड बाय 0.16, ठीक है जी, प्लस 90 इंटू 1.16 रेज टू पावर, ये भी 5वें साल के एंड पे, लीज टर्म के एंड पे, ठीक है। और यूजीआरवी को अलग करो, 35 इंटू 1.16 रेज टू पावर -5। इसका आंसर अलग बताओ, इसका आंसर प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट अलग बताओ, 239। और इसका आंसर अलग बताओ, 17। एग्जैक्ट 17 आया, बड़ी बात जी। आंसर टोटल 256। अब जरा टेस्ट लगा लेते हैं जी। 256 क्या आया जी हमारे पास? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गया जी 256, 239 सॉरी 239 आ गया। और फेयर वैल्यू एसेट की क्या है? ये कहाँ रह गया था? कमरे में। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अब फेयर वैल्यू एसेट की क्या है? बोले जी, गिवन नहीं है तो निकाल लेते हैं। अब मेरे पास तो ये भी आ गए हैं, ठीक है। तो वर्किंग, यहाँ पे मुझे 3-4 लाइनें छोड़ देता हूँ मैं। वर्किंग नंबर 2 आती थी ना यहाँ पे, कौन सी? डेट, हाँ डिस्क्रिप्शन नहीं बेटा, भूलो मत। इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, ठीक है जी। उसके बाद वर्किंग 3 में कह रहा हूँ जी, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कॉस्ट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। तो दोनों तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका फाइनेंस लीज, आप कह रहे हैं जी बैलेंसिंग निकालें, तो लेसर का फॉर्मूला है, डायरेक्ट ही लिख दूँ, आप फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू तो लिखनी थी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू, बोले जी, इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी 239 प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। तो फेयर वैल्यू आ गई जनाब एसिड की, यहाँ पूरा लिखूँ ना जरा, आपको याद तो आए थोड़ा सा। फेयर वैल्यू ऑफ एसिड लिखा करते थे, ऐसे ही है, प्लस आईडीसी ऑफ लेसर, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसिड फिर क्या आ गई जी? 252, ठीक है। तो इससे टेस्ट लगा लो, ठीक है। 239 डिवाइडेड बाय 256 करें तो, चलो जी, जो लेके आया ये तो लिख ही नहीं रहा, असली पेन की चार्जिंग ही कोई नहीं। चलो इसको चार्ज करते हैं थोड़ी देर जी। डिवाइड बाय 256 इंटू 100 इज इक्वल टू 93%। तो ये तो यस हो ना गया, ठीक है। ये कौन सी लीज है? अच्छा, अब ये ना हमारी बात हो रही है फिलहाल, तो हाँ 252 कर ले यार, 93 तो ठीक है ना, ये चेंज हो गया। ये कितना है जी? 95%। और क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अच्छा, अब फाइनेंस लीज है। अभी भाई एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, उसने ये तो नहीं कहा करंट टैक्स की वर्किंग करो कि सिर्फ हम करंट टैक्स की वर्किंग करें, अभी तो हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस लीज है। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, इसी को कैसे निकाल सकते हैं आप? +17। इसी को कैसे निकाल सकते हैं जी आप? जर्नल एंट्री करके। वो जो पहली लेसर वाली फाइनेंस लीज की पहली एंट्री होती थी, लीज रिसीवेबल डेबिट, वो नेट इन्वेस्टमेंट पे होता है, कितना? 256 नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड करते थे। फिर पीपीई क्रेडिट किस पे? फेयर वैल्यू पे। तो वो फेयर वैल्यू नहीं है मुझे पता, ये तो निकल आया है ना, ये नहीं पता था ना जो निकाला अभी। तो तीसरा क्या होता था जी? आईडीसी को यहाँ पे बस लिखते थे और बैलेंसिंग फिगर हम कहते थे जी बैलेंस हो जाएगी, कोई बैलेंस फिगर नहीं इस एंट्री के, ये क्या होती है? बैलेंस हो जाती है। आईडीसी कितनी? 4। तो अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? वही 252।
जैसे मर्जी निकाल लो यार, फेयर वैल्यू दोनों तरह से निकल सकती थी। वैसे हमें ये फौरन इसकी तरफ इसलिए गए आप लोग क्योंकि आपने यही जहन में याद किया था मिसिंग रेंटल और रेट के लिए ना, ठीक है जी। तो इसलिए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर वाला ठीक है, ये भी अच्छा है, जैसे आपका दिल करे, ठीक है जी। अच्छा, अब फाइनेंस लीज हो गई, तो फिर ये वर्किंग टू बनानी है। अगर ये फाइनेंस लीज ना होती तो वर्किंग टू सिर्फ यहाँ तक बनती, याद करो, डेट, इंस्टॉलमेंट, फिर किराए लिख के स्ट्रेट लाइन, आया कमाया घिसाया। लेकिन अब ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि एक्सट्रैक्ट्स हैं तो जनरल एंट्री सिर्फ दिमाग में करें तो बेहतर है, क्या ख्याल है, ठीक है ना, टाइम ज़ाया नहीं करना। खैर पूरा तो करें इसको। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट, पीवीएफएलपी नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट 256। किस दिन स्टार्ट की लीज हमने, यकम, अच्छा लिखा नहीं आ रहा, सॉरी, ये लो आपके लिए आ रहा है सवाल जी। यकम जनवरी 22 और ईयर एंड है 31 दिसंबर 22, बड़ा आसान सवाल है यार। यकम जनवरी 22, फिर एरियर है तो फिर पहला किराया 31 दिसंबर 22 पे, कितना किराया, 60, ठीक है जी। अब 256 पे लगाओ 16% तो, हाँ 256 पे 16 लगा तो 41 बैलेंसिंग, और ये 256 का 16% सही निकाला है इसने। अच्छा जी, दे दो भाई, दे दो 2, फिर इस पे लगा, एक साल और आगे चले जाएं, बैलेंस शीट बनानी है। ऐसे तो एडवांस के सवाल में लाजमी कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं, कुछ याद है IFRS 16 किया था, है याद है, लीज नाम था उसका, याद आ रहा है। तो बैलेंस शीट का सवाल होता था तो हमने कहा था एडवांस का सवाल हो फिर तो लाजमी अगला एक साल, और अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो फिर एरियर के सवाल में भी अगला एक साल बनाते थे, करंट नॉन करंट के लिए, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स बनाने तो करंट नॉन करंट ही करना है हमने। टैक्स की वर्किंग करते हुए फिर बेशक आप कर लेना बाद में डेफर टैक्स के अंदर जो आप इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर 2023 को भी बनाओ जी, 38 इधर 22 बैलेंस 215। अच्छा जी, अब देखो बात यह है कि होती रहेगी टैक्स की बात, फिलहाल अपनी IFRS 16 की रिवीजन तो पहले कर लें, ठीक है। तो टैक्स की वर्किंग यहाँ कर लेंगे फिलहाल। तो NL स्टेटमेंट ऑफ, क्या बोला है उसने लफ्ज, एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और, आपने पूरा पर्चे पूरा लिखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लेकिन एक्सट्रैक्ट से एक ही साल के बोले हैं ना उसने, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, ये मैं अगर आगे ही लिख दूं ना तो बचत हो जाए थोड़ी सी, 31 दिसंबर 2022। लेसर का सवाल, फाइनेंस लीज क्या रिकॉर्ड करेगा, इन डेप्रीसिएशन नहीं, एसेट तो किताबों से निकाल दिए, पहली एंट्री ये इत्तेफाक से हो गई, ये मैंने की है, पीपी क्रेडिट हो गया। तो फिर इंटरेस्ट इनकम, तो 22 वाला साल है हमारा, यस। तो 22 के साल की एरियर का सवाल है, इंटरेस्ट इनकम 22 के सामने ही आ रही, तो इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, कितनी 41, और उसके बाद और तो PNL में कुछ रिकॉर्ड नहीं होना, ठीक है। लेकिन यहां से चलते चलते पहुंचेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, ऐसा ही है। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सवाल में गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 350। टैक्स बना रहे हैं ना भाई, जो डाटा गिवन है तो 350, ठीक है। इस PBT में से हमने क्या लेस करना होता है जी, क्या लेस करते हैं, खैर से बोलो फूटो, एक तो बच्चे को नहीं आए जी। इंटरेस्ट इनकम PBT में से माइनस करते हैं, टैक्स एक्सपेंस, अच्छा बड़ी मेहरबानी जी, पहले आए को नहीं, जेड़े आए ने वो पता नहीं की कर रहे हैं। अच्छा, अब टैक्स एक्सपेंस का वैसे तो हम नोट बनाते थे, उसने हमसे नोट तो मांगा नहीं हुआ, अगर आपकी इजाज़त हो
तो मैं यहाँ डायरेक्ट CTE और DTE लिख सकता हूँ? नहीं, कोई नहीं मूड बना आप लोगों का। तो ठीक है जी, वर्किंग नंबर 1 2 3 हो गई है, वर्किंग 4 फिर मैं इसकी कर लेता हूँ। उसके बाद पैट आ जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद NL, चलो NL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सट्रैक्ट्स हैं ये भी, और ये एज ऑन बनाएंगे हम 31 दिसंबर 2022। तो नॉन करंट एसेट्स में हमें लीज रिसीवेबल नज़र आएगा, और करंट एसेट्स में हमें करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल नज़र आएगा। ऐसा ही है जी। और उसके बाद चूंकि एडवांस का सवाल नहीं है तो हमें कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब कैसे बनाते थे जी इसको भी, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं, रिवीजन स्टार्ट हुई है ना असल में आजकल, 22 करंट, 215 नॉन करंट। मुझे बताएं लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और करना है तो तसल्ली से देख लें। लेसर का सवाल, फाइनेंस लीज, जी लेसर का सवाल फाइनेंस लीज, कुछ और करना है? अच्छा, अब इक्विटी का कोई आइटम है नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज में भी कुछ नहीं आना, करंट लायबिलिटी में बस एक चीज आएगी इंशाल्लाह, जो हम करंट टैक्स निकालेंगे अगर निकल पाया तो। ठीक है, बहरहाल निकलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे करके मैं कर रहा हूँ जी वर्किंग नंबर 4, जो आपने मुझे वहाँ पे डायरेक्ट लिखने दिया था, टैक्स एक्सपेंस। असल में नोट्स नहीं है तो वर्किंग बना लेता हूँ। टैक्स एक्सपेंस में क्या आया करता था जी, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स की वर्किंग से डेफर्ड टैक्स की लेजर से इन दोनों का टोटल, और फिर वो जाएगा पेज पे। ये आपने मुझे करने नहीं दिया वहाँ पे बस। एनीवेज, सबसे पहला काम फिर क्या कर लें जी, करंट टैक्स की वर्किंग कर लें। पीबीटी से स्टार्ट करेंगे, और ये जो अभी काम हमने किया था कल, आपने पार्ट बी में, मैंने सुबह उसको रिवाइज किया, फिर ये काम अब हमने करना है। ठीक है, सही है। तो ये अब हुआ क्या, लीज पूरी एक दफ़ा रिवाइज हुई एक्सट्रैक्ट्स की वजह से। अब एक दो बातें जस्टिस, थोड़ा सा मसला आना है, एक दो बातें जो पर्चे में आप कह सकते हैं जी उस वक्त तो हमें ये समझना आई होती, ये एक दो बातें बस। जैसे वो मैंने कहा कि जब उसने कहा है कि वो हर एक को ऑपरेटिंग लीज ही मानता है, तो उसने पीपीई कहना है, तो फिर पीपीई कहते हैं उसने रेजुअल वैल्यू कौन सी माइनस करने देनी है डेप्शन के लिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल बात हो जाएगी, आपको वो मसला आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल आप तो चले ना फिलहाल। वर्किंग नंबर 5, करंट टैक्स, पीबीटी से स्टार्ट होता था 350। अब हमने सब सामने आ गया इत्तेफाक से, वरना ज़बानी कराया था पिछले सवालों में, तो आपको रिवाइज की ज़बानी की है, ये तो सब सामने आ गया। तो क्या क्या इनकम रिकॉर्ड की इन्होंने, वो क्या कहेंगे भाईजान इसको लेस कर दो, तो इंटरेस्ट इनकम 41 की क्या हो गई, लेस। क्या कह रहे हैं वो, इंटरेस्ट इनकम उल्टाओ फिलहाल सिर्फ, ठीक है ना। और डेफर्ड टैक्स, अब मैंने थोड़ी देर के लिए ज़रा छोड़ दिया करंट टैक्स को उसके हाल पे। वर्किंग 6 DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 2022 जी। लीज रिसीवेबल हम कह रहे हैं कि है कितना जी, अब वो इकट्ठे कर लेते होते थे, याद है ना, 215 जमा 22। मैंने नहीं तरतीब तोड़ी आपकी, सब वैसे ही करता रहा जैसे हम करते थे। करंट कैरिंग अमाउंट क्या है जी, 230। ये डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं, आप बड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी तरतीब नहीं छेड़ी मैंने, जैसे करते थे सवाल आइस 12 में भी आके ऐसे ही करते थे, इन्हीं को उठा के ऐड करते थे। ठीक है, कैरिंग अमाउंट तो है, टैक्स बेस कितनी है, वो इस लीज को लीज
फाइनेंस लीज तो मानते ही नहीं है, ऑपरेटिंग लीज में भी वो पीपी ही मानेंगे ना हमारा फिर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डिफरेंस। अच्छा, टैक्स रेट चूंकि एक ही है तो फिर मैं एक ही कॉलम बना रहा हूँ, टैक्स एट द रेट ऑफ, ठीक है जी, 30%। अच्छा, अब एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो ये क्या होता है जी, ठीक है, चले आगे, बाद में कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां तक कोई मसला? ये तो है जनाब हमारी अकाउंटिंग, जिसको करंट टैक्स में उन्होंने उल्टवा दिया और डेफर्ड टैक्स में उन्होंने माना नहीं। बैलेंस शीट में यही पड़ा है। अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल होता तो वो भी यहां आ जाता और यहां पे जीरो होता। अब आओ इधर, कहता है जी टैक्स वाले जो हैं वो, प्रॉफिट तो हमने ले लिया था, टैक्स वाले जो हैं 30% इनकम पे टैक्स लेते हैं और ट्रीट करते हैं ईच लीज को एज एन ऑपरेटिंग लीज। अब इसका मतलब वो आपको ये, वो कह रहे हैं कि ये आपका एसेट है, ठीक है, आपका एसेट है, तो पीपी आपने किराए पे दिया हुआ है, तो इससे क्या आ रहा है आपको, रेंट रिसीव जो हो रहा है, तो वही क्या कर लो, वही टैक्सेबल करो। तो ऐड रेंट रिसीव्ड, ऐड क्या करो जी, रेंट रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ इस साल में। उसके बाद वो कहते हैं हाँ चूंकि आपका ये एसेट है तो हम आपको टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। अब यहां पे आता है मसला, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट 252 है। दो मसले, मसला नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एसेट 252 नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 252 है। आपको अब आइए 16 समझो ना, जब वो ऑपरेटिंग लीज कहा है तो आपका पीपी मानता है, तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर आप क्या किया करते थे आईडीसी के साथ, पीपी में ऐड करते थे। वो अलग बात है कि पीपी की डेप्रिसिएशन पीपी की लाइफ पे आती थी और आईडीसी की लीज टर्म पे, लेकिन हमारे पास तो लाइफ है ही नहीं, तो हमारे पास फिर अजम्पशन क्या है, सिंपल 6 साल ही इसकी लाइफ है, नहीं बताया हुआ तो और क्या करें, 6 साल 5 साल ही लाइफ है इसकी, ठीक है, तो सही है। यानी टेस्ट 3 भी 100% लाइफ इसके पास है, सवाल में कहीं नहीं लिखा हो तो क्या अज्यूम कर सकता हूं, फिर 5 साल ही लाइफ है इसकी, और क्या करूं, सही है। तो अब मसला क्या है, मसला यह है कि 252 इज द फेयर वैल्यू, जबकि आपको ये 4 रुपए भी तो पड़े हैं, ठीक है, तो फेयर वैल्यू फॉर द कॉस्ट ऑफ पीपीई एज पर टैक्स रूल्स ऑपरेटिंग लीज जो है वो फिर क्या होंगे, वो यहां पे कर देता हूं मैं, ये वर्किंग नंबर 7 एक ओपन की और वर्किंग नंबर 7 में जी मैंने क्या लिखा जी, कॉस्ट ऑफ पीपीई, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, भाईजान ये आपका एसेट है, हमने कहा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं आपका एसेट है। अब उन्होंने आपका एसेट बनाया तो उन्होंने अपने हिसाब से कॉस्ट ऑफ पीपीई एज पर टैक्स रूल्स, तो उसमें फिर क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट वर्किंग 3 वाली 252, इसकी एंट्री क्या की आपने, पीपीई डेबिट, मतलब वो कह रहे हैं, और कैश क्रेडिट, फिर आईडीसी पेड बाय लेसर, कितनी जी, तो अब ये वो पॉइंट है जो मिस होना था आपसे पर्चे में, मे बी जरूरी नहीं है पर मे बी ये हो जाता मिस, ठीक है। तो ये 4 रुपए, इसकी एंट्री क्या है जी, पीपी ही डेबिट कैश क्रेडिट ही करते होते हो ना, वो जो ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं तो यही है फिर, ठीक है, और सही है। तो कितना आ गया जी 250। तो ये थोड़ा सा एक मसला है कि आपने जल्दी में शायद ना ध्यान दिया हो और 252 को ही उठा के उधर लिख दिया, कोई बात नहीं, आधा नंबर कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 तो करोगे ही ना, तो आधा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगली मुसीबत क्या है, डेप्रिसिएशन करनी है तो रेजिडुअल वैल्यू तो माइनस करनी पड़ेगी, और रेजिडुअल वैल्यू लाइफ के एंड वाली कितनी है 125, तो इसी पूरी रेजिडुअल वैल्यू को लेना, ऑपरेटिंग लीज है ना, सारी की सारी आपकी है, ये एसेट ही आपका सारा, ठीक है। तो वो तो उसने कहा है लीज होती क्या, वो कह रहा है मैं तो नहीं लीज को मानता है, तुम्हारा ही एसेट है, किराए पे तो 256, एक तो ये मसला था, मिस हो सकता था, कोई मसला नहीं। उसके बाद -125 सवाल में गिवन था, डिवाइडेड बाय 5, ये डिडक्शन अलाउ करेंगे जी 20
6। अच्छा, अब यहाँ पे 26 गलत निकला, एक नंबर की फिगर थी, आधा कट गया, अगर इसने ये गलत, आधा मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस गलत वाली डेप्रीसिएशन को यहां पे आके, गलत वाली डेप्रीसिएशन को आपने यहां पे आके 256 जो वर्किंग 7 में निकाला है, उसमें से आपने, अगर आपकी गलत होती डेप्शन तो वो माइनस करते, तो जो बुक वैल्यू निकालते इसका नंबर पूरा मिलने थे, क्योंकि ये बुक वैल्यू निकाली है। बात समझी है आपने यहां? लेकिन अभी तो हमारी डेप्शन भी सही है ना जी, बोलो 2। तो कैरिंग अमाउंट एसेट की कम हो टैक्स बेस से, तो ये क्या होता है जी? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो नेट क्या क्या मिला जी? नेट है 7 रुपए का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब डीटीएल का लेजर कहाँ बनाऊं यार, फिर थोड़ी सी ज़रा स्मार्टनेस लाई जा सकती है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना निकाला था हमने जी? 252 था ना, ठीक है। चलो खैर, अब यहाँ पे मैं करके जी एक लेजर बनाने लगा हूँ जी। वर्किंग नंबर 8 हो गई है जी। DTL/A का लेजर कुछ याद है बना करता था? और सॉरी, इसके ऊपर रेट तो लगाएं जी। 2.1 का क्या? DTA या L? ओके, तो कैरी डाउन वर्किंग 6 से 2.1। 2 लिख दो यार, अब नहीं लिखा तो खैर है यार, इससे फर्क क्या पड़ता है, एक डेसिमल लिख लिया करो, पहले नहीं लिख रहे थे आप लोग, ठीक है कोई नहीं मसला जी। कहीं और पॉइंट नहीं यूज किया पूरे, तो फिर यहाँ ना करो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन चलो पहले भी कर लेते, नहीं किया चलो ना करो, फर्क नहीं पड़ता। मसला आ रहा होता अगर कोई बहुत छोटे फिगर हो रहे तो, ठीक है जी। लो भाई, और क्या, अब कहीं देखो यार, ओपनिंग पूरे सवाल में और कोई डिफरेंस है ही नहीं, मतलब जो है उन्होंने कर लिया हुआ है। हमारे सामने मसला ही सिर्फ इस लीज का था, और ये लीज स्टार्ट ही कब हुई है? 1 जनवरी 2022 पे, ठीक है। तो ओपनिंग कुछ नहीं है, और बिल्लू से निकाला करते थे, मुझे याद है, बिल्लू से DTE। और यार सारा आपको याद है कि नहीं? देखो ये सारी चीज़ें आपको याद हैं, सवाल तो हमने नया किया है। हाँ वो ठीक है, कल से आपको लगाया हुआ इस काम के पीछे, लेकिन अब काम भी तो कंक्लूड हो गया ना, बस यही था, ठीक है। अब ये भी खत्म होगी कहानी, इसमें भी और कुछ नहीं है, बोलो टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया ना, कि कुछ और है भाई? बोलो क्या है? 343, और टैक्स एट द रेट ऑफ 30% जी 103 एग्जैक्ट। अब बल्कि आप तो कर नहीं रेट यूज, ठीक है। अब 103 की एंट्री इधर देखो, CTE डेबिट, तो यार वो भी आ रहा है भाई, डेफर्ड टैक्स भी आ रहा है जी। तो CTE डेबिट, अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी लिख सकते हो, करंट टैक्स भी लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या करंट टैक्स पेबल, जो मर्जी लिख दो। कितना जी? 103 डेबिट और क्रेडिट, जरा करीब करीब आ गए, माजरत, ठीक है। उसके बाद DTE डेबिट यानी प्लस, और DTL क्रेडिट, और फिर क्लोजिंग ने जाना होता है, ये बैलेंस ही नहीं जाना, बैलेंस शीट में क्लोजिंग ने जाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ गया जी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वर्किंग नंबर 6 भी कर सकते हो आप, वर्किंग 8 भी कर सकते हो, रेफर 2। अब इन दोनों का टोटल 105 है, ये 105 यहाँ पे जाएगा, और आपका पैट कितना आ जाएगा? 245। ठीक है जी।
हाँ जी सही है, चलो ओके हो गया। अच्छा जी, आपको 37 वाला एक सवाल दिया था होमवर्क में, नोट वाला, बस 37 की एमसीक्यूज कर लेते हैं, बहुत थोड़े से हैं, ठीक है ना। 37 का क्योंकि प्रोविजन भी हो गया, फिर 37 को क्लोज डाउन कर देना, और अगर कोई एक आधा सवाल उसका रहता है तो वो फिर आप देख लीजिएगा, किसी वक्त कोई इसमें मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। 37 ने आपको एक नोट का सवाल करवाया था। ये बस आजकल ना पार्ट 20 के अंदर ज़रा ऐसे ऐसे काम ही चल रहे हैं कि जैसे अब रिवीजन स्टार्ट होगी ना, पुरानी चीज़ें जो रहती हैं छोटी मोटी, कभी ना कभी छेड़खानी करके वो ज़रा रिवाइज भी हो जाता है बातों बातों में। रीसेंट अटैम्प्ट भी देखता हूँ मैं, हो सकता है जैसे अब हमने लीज को आज अपनी तरफ से तो मैंने ओके कर दिया ना, कोई और चीज़ भी अगर मुझे मिली तो वो भी करके ऐसे ही किसी पार्ट बी में रोज़ाना पार्ट बी कर लेंगे और रिवीजन शुरू कर देते हैं। एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स्ट्रा काम किया करेंगे, कोई पुराना टॉपिक छोड़ा सवाल किया, रिसेंट अटैम्प्ट की, और साइड पे आपने पूछ लिया रिवीजन प्लान में जो चीज़ें पढ़ी हैं आपने उनको एक नज़र देख लिया, कोई चीज़ में से मिसिंग है आपने कहा जी ये ज़रा करा दें ये पॉइंट, तो इस तरह से करके ज़रा साथ साथ रिवीजन हो जाए, आपको तो तसल्ली भी हो जाए, जो आपको लगता है नहीं हम भूल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। पेज नंबर 894 पे था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये किसी बच्चे ने ट्राई किया? मैंने होमवर्क दिया था, ये सवाल हो गया था ना, ओ सॉरी ये तो पुराना है, ये तो हुआ पुराना, ये मैंने करवाया था आपको, ठीक है, ये हो गया था। तो पार्ट बी में फिर साथ ही आपको ये परसों वाले पार्ट की बी की बात कर रहा हूँ, मैंने साहिवाल ट्रांसफार्मर दिया था जिसके अंदर फिर आपने यही नोट बनाना था, तो ये नहीं बनाया आपने कि नहीं दिया था? हाँ नहीं यार पार्ट बी में मुल्तान पेट्रोलियम परसों आपने नोट बनाया है? नहीं यार कैसी बात कर रहे हो, नहीं यार दिया है आप लोगों को लेक्चर, आपने नहीं लिया। किस किस ने लिया है ये वाला सवाल पार्ट? अच्छा कब लेंगे अब ये? नहीं अब आप कोशिश करें ना आज उसको ले लें, ये मुल्तान पेट्रोलियम के बाद फिर ये कर लीजिएगा, मुझसे फिर पूछ लीजिएगा इसमें कोई सवाल हो तो, ठीक है। चलें फिर इसके एमसीक्यूज ही ओपन कर लें, फिर जल्दी करें जी, पता नहीं अनअनाउंस क्लास होए थे इन्ने मैसेज आ जाते, बंदे भी इंतजार से बैठे होंगे ने। सॉरी आपके पास बुक नहीं आई थिंक, है ना, थोड़े से एमसीक्यूज हैं, चलें ये 3 एमसीक्यूज करें आप, नज़र आ रहे हैं ना, आप जल्दी से कर लें। भाई उससे अभी फ़ोन करके पूछ लो, नहीं तो करवा लो। हाँ जी, कैसे रहे ये एमसीक्यूज? एज पर IFRIC 1 चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रजिस्ट्रेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, यानी कि IFRIC 1 ही करता है ना वो चेंज इन एस्टिमेट की बात भी, IFRIC 1 डीकमीशनिंग, ये सारी बात जो है ना ब्रैकेट में कर लें। अब बात पढ़ें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर IFRS 1, यानी कि IFRS 1 पता हो बस क्या है, उससे आगे तो सिर्फ उसका नाम था लंबा सा। वंस द related asset has been reached the end of its useful life, all subsequent changes in liability shall be recorded in P&L as they incur। बेटा मैं जब हज पे गया था तो मैंने आपको कुछ लेक्चर्स दिए थे, याद है?
उनमें मैंने इफ्रिक 1 की थ्योरी डिस्कस की थी या नहीं की थी? की थी या नहीं की थी? याद नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं की थी हैं? नहीं, मैं वो सामने करता हूँ ना, याद आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगी, तो फिर कर लेंगे, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ये आपकी क्लास में डिस्कस हुआ होना चाहिए, इफ्रिक 1 की जो ये थ्योरी थी। नहीं याद आ रहा? चलें कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं ज़रा दोबारा। ये एक बात लिखी हुई है यहाँ पे कि एसेट अगर कॉस्ट मॉडल पे आपने रखा हुआ है, ठीक है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी की आपने याद एंट्री की थी, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और डिक्रीज की प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब अगर एसेट बढ़ा है, यानी एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ी है ड्यू टू चेंज इन प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, भाई पार्ट बी चल रहा है, 37 भी रिवाइज हो रहा है, 16 भी रिवाइज हो रहा है, अभी 12 भी रिवाइज हो रहा है, ये सारी रिविजन्स चल रही हैं। जो चीज़ अभी मैंने IAS 21 का भी एक सवाल निकाला हुआ है जो नहीं किया था, IAS 16 के साथ मिक्स करके, अभी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही जिस वक्त कोई पार्ट बी कर रहे हैं, IAS 21 उसमें रिवाइज हो रहा होगा, जब कोई स्टैंडर्ड चलेगा उसकी मोटी मोटी बातें बंदा रिवाइज भी करता रहता है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है आपको, बस पता नहीं है आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आप चले, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका कोई एसेट, मतलब मसलन जिसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो इस वक्त 80 रुपये थी, ठीक है, अब उस पर आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया तो रिकवरेबल अमाउंट उसकी थी 100 रुपये, तो आपने किस पे रखना होता है एसेट को, लोअर ऑफ या हायर ऑफ? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या रिकवरेबल अमाउंट, मतलब कोई इम्पेयरमेंट नहीं है तो आपका एसेट पड़ा होगा 80। अब हुआ क्या, आपकी प्रोविजन में इंक्रीज आया, क्रेडिट प्रोविजन, और कॉस्ट मॉडल है तो डेबिट किसको करना है, एसेट को, मसलन 25 रुपए का, तो 25 रुपए से जब आपने एसेट को बढ़ाना है तो शक पड़ नहीं गया, बल्कि अब तो इन्फेक्ट हो गया, तो आपका एसेट 80 से बढ़ के 105 पे चला गया, तो कह रहा है चेक करो कहीं इंपेयर तो नहीं हो गया। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक बात लिखी हुई थी क्या, कि अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी हो तो फिर डेबिट एसेट क्रेडिट प्रोविजन हो, तो एक शक सा पड़ जाता है कि कहीं एसेट इंपेयर ना हो गया हो, तो इन अबव केस वी मे कंसिडर पासिंग एसेट थ्रू इंपेयरमेंट टेस्ट। अच्छा, ये वाकई नहीं हुई थी डिस्कशन है? बोल तो दो, बता तो दो। पेज नंबर है 847। बस ठीक है, नहीं वॉल्यूम 1 में, ये पुराना है ना, पुराना पेज है, मैं पेज नंबर नई वाला बताता हूँ आपको, वो तो मैंने इसलिए ओपन किया था, अब यार यहाँ से ये हट जाएगा, जहाँ पे इफ्रिक 1 की हेडिंग है ना बेटा, इफ्रिक 1 की हेडिंग थ्योरी के अंदर IAS 10 की डिस्कशन के बाद, सवाल के बाद इफ्रिक 1 की हेडिंग है, ओपन करें, शाबाश, पेज नंबर बताएं, मैं ही चलता हूँ, इधर देखो यार, चलो चलो वो याद आ गया, MCQs एंड पे, टेंशन नहीं है, कंट्रोल एंड कर देंगे। ये देखें जी, ये पेज नंबर 829 है आपकी किताब का, ठीक है, इसको ज़रा ओपन करें 829 को, इस पे को गांध बजा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है, निशानी मिल गई भाई, पढ़ा हुआ है। ये ना ईद से पहले असल में लेक्चर आया था, कोई बात नहीं, चलें, अच्छा होता है रिवाइज हो जाए तो बातें अच्छी होती हैं, रिवाइज हो जाना, ठीक है, यहाँ से पढ़ो। एसेट डेबिट, एसेट अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो एस्टीमेट चेंज कहाँ जाता है, एसेट को हिट करता है, तो एसेट बढ़ के प्रोविजन बढ़ गई, और अगर डिक्रीज हो प्रोविजन तो एसेट कम होता है और प्रोविजन भी कम होती है, ऐसे ही करते थे, कुछ कुछ याद आ रहा है। अब एसेट बढ़ा है तो डर है कहीं इतना तो नहीं बढ़ गया कि इम्पेयर ना हो गया हो, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा लो, और एसेट कम करना है तो इतना कम नहीं करना कि वो माइनस में चला जाए, यानी मैक्सिमम एसेट कितना रिड्यूस हो सकता है, 0, इससे ऊपर अगर कहानी चली जाए तो फिर क्या करना है, उसको उस डिक्रीज ऑफ प्रोविजन को, डेबिट प्रोविजन को क्रेडिट कहाँ कर देना है, P&L के अंदर,
ये बात मैं अर्ज कर रहा था कि क्या ये हमने पढ़ा था, ये हमारा डिस्कस हुआ है ना। तो ये वाली बात सिर्फ यहाँ पे लिखी जी, मसलन एसेट की कैरिंग अमाउंट 70 है और प्रोविजन डिक्रीज हुई है 100 से, तो फिर प्रोविजन डेबिट 100 से, एसेट मैक्सिमम क्रेडिट 70 से ही हो सकता है, नेगेटिव ना कर देना एसेट को, बाकी कहाँ फेंक देना है। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, इन अबव केस अगर प्रोविजन में कमी आई है तो इफ एसेट फॉल्स बिलो जीरो देन एक्सेस इज रिकॉर्डेड एज इनकम इन पीएनएल। और उसकी नीचे एग्जांपल भी थी, ये वाली एग्जांपल, ठीक है, डन है ये। अब यही जुमला लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ये अलग अलग फाइल खोली थी, चलो यहाँ से देख लेंगे और वहाँ पे पढ़ लेंगे। बहरहाल ये जी कहता है फ्रिक 1 के तहत कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो टीरू हैं, टीरू, कौन सी स्टेटमेंट्स टीरू हैं जी, करेक्ट हैं। वंस द रिलेटेड एसेट हैज रीच्ड द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ all subsequent changes in liability shall be recorded in P&L as they occur। सही लग रही है। Periodic unwinding of discount means interest। Periodic unwinding of discount किसे कहते हैं जी, और इफ्रिक 1 के केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस को, सही है। Can be capitalized in cost of related asset if it is, तो ये तो हमने स्पेसिफिकली वहीं पे पढ़ा था जो आपने माना नहीं और अब मान रहे हैं। यहां पे पढ़ाता हूं, यहां कहीं लिखा हुआ होगा, कहीं तो लिखा हुआ था, पॉइंट 4, the interest expense is recorded in P&L as finance cost as it occur। कौन से वाला इंटरेस्ट, जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को आप अनवाइंड कर रहे हो उसका इंटरेस्ट, ये लोन का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उसको IAS 23 वाला लोन का इंटरेस्ट कह के एसेट की कॉस्ट में ना ऐड कर देना, किसी सूरत में इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करने देता, ये कह रहा है। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रोविजन का बढ़ना ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ये कॉस्ट मॉडल में भी एसेट को हिट नहीं करता, रीवैल्यूएशन में तो वैसे ही नहीं करता, बल्कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो वो ये कह रहा है कि पीरियोडिक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट मतलब के इंटरेस्ट को आपने पीएनएल में एक्सपेंस बनाना है, जब वो हो जाए उसकी कैपिटलाइजेशन एज पर IAS 23 इज नॉट परमिटेड। जाके किताब खोलना, आज ये सफा पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। भाई ने बताया क्या, खोल के देखा है, देखा उस पर लिखा हो तो क्या समझ गया, हाँ वैसे इसको भी याद नहीं था, ठीक है। अच्छा अब हाँ जी, वो कह रहा है पीरियोडिक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ रिलेटेड एसेट इफ इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ना जी ना, तो सिर्फ कौन सा दुरुस्त है, नंबर 1, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है, सही है। कितना हैवी MCQ था, लेकिन उनके लिए हैवी नहीं था जिन्होंने ये 2 सफ़े पढ़े थे, जब उनको ईद से पहले एक्स्ट्रा लेक्चर, पता नहीं किसी ने वो लेक्चर तो नहीं छोड़े हुए, पेंडिंग तो नहीं हमारा है, इसका साथ वाले कश्मीर वाले का पेंडिंग है, हमारा शाहजी का पेंडिंग है ना, कोई बात नहीं, शाहजी है तो यूनिवर्सल टोस्ट बन गया हमारे लिए। नेक्स्ट चलें जी, आगे चलें। 17 हो गया, 16, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में असूल याद करो पहले तो। हमारा ईयर एंड अगर 31 दिसंबर है मसलन, तो जो इवेंट 31 दिसंबर से पहले हो चुका, बस उसका पता हमें अब चल रहा है, तो वो पता चलना इज एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन के वो एग्जिस्ट करती थी एट रिपोर्टिंग डेट, तो उसको हम क्या कहा करते थे, ये एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। अब a company made an out of court settlement with a customer। out of court settlement कहते हैं कि हमने बाहर ही बस आपस में बैठ के टेबल टॉक की और बाहर ही मामला सेटल कर दिया। कोर्ट इसको बड़ा पसंद करता है, वैसे उनकी जान छूटती है, वो आपस में बैठ के दोनों पार्टीज ने इसको सेटल किया, मामला हल कर दिया, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो उन्होंने बैठ के आपस में मामला सेटल कर दिया कस्टमर के साथ, ठीक है। लेकिन ये मामला सेटल कब किया है, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, फॉर अ केस दैट वाज लॉन्च्ड बिफोर रिपोर्टिंग डेट।
हाँ जी भाईजान, आपने सेटल कर लिया है तो भी वही बात है, कोर्ट फैसला कर देता तो भी वही बात है। फैसला आ जाना या सेटलमेंट हो जाना इज जस्ट एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट। केस तो हुआ था, अब फैसला आ गया है, तो ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा जी, a decline in fair value of investment between end of reporting period and date when funds were authorized for issuance। ये क्या है? ये तो स्पेशल केस पड़ा था, याद है? हमने कहा था रातों रात ही हो जाता है, ये तो खामोश है ना सवाल। तो आफ्टर ईयर एंड शेयर की प्राइस का कम होना इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। ये एडजस्टिंग इवेंट कहते हो तो ओपन करूं? कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग सूट। कंपनी ने प्रोविजन बनाई है for a case which was decided by court after reporting date with the same amount of damage। अच्छा, बात यह है कि कंपनी ने प्रोविजन बनाई है जिसके बारे में कोर्ट ने फैसला भी सेम अमाउंट से किया है, तो नॉन एडजस्टिंग क्यों है? ठहरो यार, जिसने नॉन कहा उससे तो पूछ, नॉन एडजस्टिंग क्यों है चांद? पहले से प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई थी, तो फिर तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए। लेकिन भाई कंफर्म तो हो गया ना, और नहीं तो प्रोविजन को डेबिट करके पेएबल को क्रेडिट कर लो, और नहीं तो इतनी सी बात कर लो, पेमेंट करनी पड़ सकती है तो पेमेंट कर दोगे, ठीक है, बेशक एग्जैक्ट अमाउंट है, बट प्रोविजन को पेएबल भी तो करना है, इसको एडजस्टिंग ही कहूँगा मैं तो, ठीक है। प्रोविजन क्या होती है? अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट, अब वो नहीं रही अनसर्टन, तो इसको रिक्लासिफाई कर लो, मेरा तो ये मशवरा है। बाकी सोल्यूशन भी देख लेते हैं एंड पे, मुझे तो ये एडजस्टिंग लग रहा है, देख लेते हैं। डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द प्लान टू क्लोज डाउन मेजर सेगमेंट बिफोर रिपोर्टिंग डेट बट द अनाउंसमेंट टू पब्लिक वाज मेड। अब प्लान बेशक करते रहो भाई, जब अवाम को आपने बताया ही आफ्टर ईयर एंड, तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग। अब जरा देखो जाके, ए तो है पक्का, सी को है कह रहा है एडजस्टिंग, देख लो, शाबाश। प्रोविजन बनी हुई है ना चांद, कंपनी ने प्रोविजन बना रखी है, एक पेंडिंग सूट है उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन उसका फैसला आ गया कोर्ट में आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो प्रोविजन कब बना रखी होगी? रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी होगी ना। सेम अमाउंट ऑफ डैमेजेस है, सेम भी हो, बड़ी धोखा ना खाओ मेरे, क्या है वो वजह लिखी है आगे सोल्यूशन में, या बस यही लिखा हो? अच्छा, तो वजह बहरहाल यही है कि भाई प्रोविजन से लाइबिलिटी तो बन गई ना, प्रोविजन तो आपने बना रखी थी, ठीक है। अच्छा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स? ओए होए होए, मुश्किल, ये मुश्किल एमसीक्यू है। डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द प्लान टू क्लोज डाउन मेजर सेगमेंट बिफोर ईयर एंड बट अनाउंसमेंट टू पब्लिक वाज मेड आफ्टर ईयर एंड, तो ये क्या है? ये तो है कंपनी मेड एन आउट ऑफ कोर्ट्स, वही तो वही नहीं आ गया, लेकिन अच्छा आगे शुक्र है चेंज हो, मुझे लगा वही एमसीक्यू दोबारा आ गया। कंपनी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है कस्टमर के साथ फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो कि सप्लाई हुई थी बिफोर। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड हुई आफ्टर ईयर एंड, जो कि बता रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आफ्टर ईयर एंड विच शोज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यार वो कह रहा है कि फ्रॉड की डिस्कवरी आफ्टर ईयर एंड हुई है। अच्छा, पता नहीं है कि ये फ्रॉड पहले हो चुका था या नहीं। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, लेकिन एक निशानी ये कि विच, ये फ्रॉड का आना ये बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही, इसका मतलब कि फ्रॉड हो चुका था, पता बाद में लगा, ये तो मुझे एडजस्टिंग ही लग रहा है। चलो अगला पढ़ लेते हैं, ये शक में पड़ गया तो मुझे एडजस्टिंग लग रहा है। अ चेंज इन इनकम टैक्स अनाउंस्ड आफ्टर, ये तो चुप करके फटाफट, नॉन एडजस्टिंग। अब उसने क्या कहा था, तो मेरे हिसाब से तो काम पूरा हो गया अपना, लेकिन फिर भी इसको फिर पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी हुई है फ्रॉड की सिर्फ आफ्टर ईयर एंड, लेकिन वो क्या बता रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गलत हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब चीज़ गलत थी, पता लगा है कि फ्रॉड हो गया, तो वो फ्रॉड हो चुका था तो पता बाद में चला, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत क्यों है कि उसमें वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो यहाँ से तो मुझे ये एडजस्टिंग ही लग रहा है, ठीक है यार। बस एक और कर लो, बाकी ऊपर वाले फिर किसी वक्त कर लेंगे जी।
14वां आई क्या पहले तो कर लेना। Which two of the following events after balance sheet date would normally require adjustment in amounts recorded in financial statements? Which require adjustment? Determination of cost of asset purchased before. Yes, this require adjustment. है कि नहीं? पहले सफ़े पे ही एग्जाम्पल ये लिखी हुई थी, याद करो। अगर एसेट ईयर एंड से पहले ख़रीदा है और उसकी प्राइस डिटरमिन अभी नहीं हुई है और ईयर एंड, वो हाजी साहब गए थे उम्रा करने, एक भाई साहब गए थे आपके दोस्त, आपने एसेट ख़रीदा ईयर एंड से पहले उनसे, उन्होंने कहा जी, वो लड़के ने कहा जी वो भाई साहब आएंगे तो आपको रेट बताएंगे, आप एसेट लेके आ गए। भाई साहब उम्रे से वापस आए तो आपने उनको कहा भाईजान क्या रेट था, उन्होंने कहा जी इतने रुपए। तो हमने कहा था कि ये जो प्राइस का पता चलना आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि सेल परचेज ईयर एंड से पहले हो चुकी थी। कहो तो फिर ओपन करूँ वही एग्जाम्पल। अब सारा सफ़र में नक्शा सारा सामने आ जाता है ना। ये वैसा टॉपिक है ना, ये तो बिल्कुल ही आपने रिवाइज भी ना किया था, IFRS 16 तो फिर कल छेड़ के आए थे थोड़ा पार्ट बी के अंदर, इसलिए फटाफट जवाब दे रहे थे। एनीवेज, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज बिफोर बैलेंस शीट इज एन इट रिक्वायर एडजस्टमेंट्स। अनाउंसमेंट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट। अब जुमला पूरा पढ़ना है, जुमला पूरा पढ़ना है। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट हैं और ये नॉर्मली जो रिक्वायर करते हैं एडजस्टमेंट, तो हमने कहा जी अनाउंसमेंट ऑफ टैक्स रेट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट जो है ये नॉन एडजस्टिंग है। कोई मसला बोलो। डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स बिल्कुल कंफर्म नॉन एडजस्टिंग है, ठीक है, कि डिविडेंड डिक्लेरेशन ऐसे पढ़ो, इवेंट करो, इवेंट को यूं मिला के पढ़ो, यूं पढ़ा करो ना। इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, ये इवेंट यहां से पढ़ा करो। इवेंट को छोड़ के ना अब जुमले में ये मिलाओ। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज बिफोर ईयर एंड एडजस्टिंग। इवेंट को ना पढ़ो, बल्कि अनाउंसमेंट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट नॉन एडजस्टिंग। इवेंट क्या है, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, हमेशा नॉन एडजस्टिंग होता था, फाइनल डिविडेंड होता ही बाद में था, लेकिन इसका डिस्क्लोजर मस्ट था, याद है। अच्छा, बैंकरप्सी ऑफ कस्टमर विद आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट बैलेंस शीट डेट है, लेकिन इधर देखो, बैंकरप्सी आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑफ अ कस्टमर। अब कोई वजह बताई हुई है, बोलो। तो फिर इन्वेंट्री और डेटर के केस में याद नहीं है, खामोशी केस में हमने क्या कहा था, ठीक है। चलो जी, आप आज का पार्ट भी इतना। कितनी देर हुई है भाई रिकॉर्डिंग, ज़्यादा तो नहीं होगी हैं? आई एम सॉरी, ठीक है, मैंने 45 मिनट्स कहा था। ठीक है जी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह EPS के साथ। अल्लाह हाफिज़।